आज का टॉपिक है कोलिजन। कोलिजन के बारे में बात करते हैं, कोलिजन क्या होता है? तो अगर हम बात करते हैं कोई भी सिस्टम है जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फ़ोर्स नहीं लग रहा है मतलब नो एक्सटर्नल फ़ोर्स, तो उस केस में मोमेंटम क्या रहेगा? पूरे सिस्टम का मोमेंटम रहेगा कंज़र्व्ड पूरे कोलिजन के टाइम। और कोलिजन की बात करते हैं तो कोलिजन 2 टाइप का होता है, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंज़र्व रहती है। का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होता है। और मोमेंटम भी कंज़र्व रहता है इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंज़र्व रहता है। और अगर हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, तो इनइलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम तो कंज़र्व दोनों में रहेगा, चाहे एक्सटर्न मतलब इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो। जब तक कोई भी एक्सटर्नल फ़ोर्स नहीं दिया जाएगा तो मोमेंटम क्या रहेगा? पूरे मोशन में मतलब पूरे प्रोसेस में कंज़र्व रहेगा सिस्टम का। लेकिन अगर हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो मोर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। मतलब कोलिजन के बाद में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन में अगर मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। और काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी का लॉस नहीं होता है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, मतलब लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर हम वहीं इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो इसमें भी कंजर्व रहता है, तो मोमेंटम का ग्राफ दोनों में सेम आएगा, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ आएगा वो डिक्रीजिंग आए, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, लॉस हो जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ ये आ जाएगा ऐसा। अब बात करते हैं कि हम नोट पॉइंट ये है कि कोई भी अगर बॉडी में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, कैसा कोलिजन कोलिजन हो इनइलास्टिक, तो इस मतलब इसमें क्या होगा, जो कोलाइडिंग बॉडी है एक दूसरे से चिपक जाएंगे, मतलब स्टिक हो जाएंगे, स्टिक टुगेदर एक साथ चिपक कर और कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेंगी, मूव विद कॉमन वेलोसिटी। कैसा कोलिजन हो? जब इन इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कोई बॉडी m1 है और दूसरी बॉडी m2 है। m1 बॉडी u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, m2 बॉडी u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब दोनों बॉडी में कोलिजन हो गया, सॉरी दोनों मतलब दोनों बॉडी में क्या हुआ, कोलिजन होने के बाद उनकी m1 की बॉडी b1 हो गई और m2 की बॉडी b2 हो गई। तो अगर कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी लॉस नहीं होती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व रहता है, क्योंकि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया जाएगा बॉडी को, तो वहां पर सिस्टम की मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से एक इक्वेशन लिख लेंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम मतलब कोलिजन से पहले का मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मतलब कोलिजन के बाद का मोमेंटम, तो m1 b1 प्लस m2 b2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, u1 और b1 एक साइड लाएंगे और u2 b2 एक साइड लाएंगे। तो यहाँ से m1 u1 माइनस b1 इक्वल टू m2 u2 b2 माइनस u2। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब दूसरा क्या काम करते हैं, अब दूसरी इक्वेशन हम बना लेंगे। दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी को इक्वल, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होता है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो वहाँ से अगली इक्वेशन लिख लेंगे, हाफ मतलब कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी। पहले क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। बाद में क्या हो जाएगी, हाफ m1 b1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 b2 स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ फिर करेंगे u1 वाला और b1 एक साइड लाएंगे और u2 b2 एक साइड ले जाएंगे। तो इधर ये आ जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 b1 स्क्वायर इक्वल टू m2 b2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे m1, तो m1 u1 माइनस u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इक्वल टू m2 b2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर 1 से कर देंगे डिवाइड। अब जब यहाँ से देखो सेकंड इक्वेशन को 1 से डिवाइड करेंगे तो m1 कैंसिल हो जाएगा और m2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, इधर साइड क्या बचेगा, u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u1 माइनस b1। तो ये आ गया u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u1 माइनस b1 इक्वल टू, अब इधर क्या बचेगा, b2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई b2 माइनस u2। तो ये आ गया। उसके बाद u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार u1 माइनस b1 लिख देंगे, एक बार u1 प्लस b1 लिख देंगे। तो ये ऐसे लिख दिया u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर को u1 माइनस b1, और एक बार क्या लिख दिया u1 प्लस b1। ऐसे ही v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर को लिख लेंगे u2 माइनस b2, सॉरी v2 माइनस u2, और एक बार b2 प्लस u2। और नीचे क्या है u1 माइनस b1, तो यहाँ से u1 माइनस b1 कैंसिल हो गया, u1 माइनस b1, और ऐसे इधर भी होगा u2 माइनस v2 माइनस u2 और v2 माइनस u2 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या बचा है, u1 प्लस b1 और इधर v2 प्लस u2 बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, b1 जो u1 और u2 है एक साइड लाएंगे, b1 b2 एक साइड लाएंगे। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा u1 माइनस u2 इक्वल टू b2 माइनस b1। अब u1 माइनस b1 u2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, कोलिजन से पहले बिफोर कोलिजन। और b2 माइनस b1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद में जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, b2 माइनस b1।
तो एक इक्वेशन यहाँ से लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम B2 इक्वल टू निकालेंगे। तो B2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, B1 उधर चला जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। तो B2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास B2 इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस B1। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर उसके बाद फिर से इक्वेशन लिखेंगे, वही पहली वाली इक्वेशन जो मोमेंटम को कंजर्व करके लिखी थी। तो मोमेंटम को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 प्लस B1 प्लस M2 प्लस B2। यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो वहाँ से ये इक्वेशन लिख ली। अब क्या करेंगे, जो ये B2 है यहाँ पर हम रख देंगे U1 माइनस U2 प्लस B1। तो यहाँ पर रखने के बाद में जो हमें इक्वेशन मिलेगी, B1 की जो वेलोसिटी मिलेगी वो क्या होगी, M1 माइनस B1 की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, मतलब M1 प्लस M2 इंटू मल्टीप्लाई किसके, B1 निकाल रहे हैं तो U1 की मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस फिर प्लस लगाना है, फिर 2 करना लिखना है और M2 का मास लिखना है। M2 का मास मतलब सेकंड बॉडी है, और डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू U2 से मल्टीप्लाई करना है। B1 निकाल रहे पहले U1 बाद में U2 रखना है, और पहले M1 B1 निकाले M1 माइनस M2 करना है। और अगर हमें B2 निकालनी हो तो B2 में क्या होगा, M2 माइनस M1, B1 निकाल रहे हैं M1 माइनस B1, B2 निकाल रहे हैं M2 माइनस B1, नीचे टोटल मास दोनों में रहेगा। और यहाँ पे B2 निकाल रहे हैं तो U2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस साइन लगाना है, फिर यहाँ पे 2 करके B1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे M1 होगा, नीचे टोटल मास इंटू इधर मतलब दो इंटरचेंज कर देना, एक याद रख लेना है, दूसरे को उसके अपोजिट, मतलब यहाँ पे U1 था वहाँ पे U2 कर देना है, जहाँ M1 माइनस M2 था तो M2 माइनस M1 कर देना है, 2M2 था तो वहाँ पे 2M1 कर देना है, और U1 जहाँ पे U2 था U1 कर देना है। तो इसको ऐसे याद करना है। अब बात करते हैं आगे। तो ये तो हो गई वेलोसिटी निकालने के लिए इलास्टिक कोलिजन में, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अब आगे बात करते हैं, इसमें कुछ केसेस हैं इलास्टिक कोलिजन में, केस की बात करते हैं, स्पेशल केसेस ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो पहला केस क्या है, केस 1 है कि दोनों जो कोलाइडिंग बॉडी हैं वो M1 M2 मास क्या है, दोनों का मास इक्वल है। अगर केस ऐसा है कि दोनों का मास M1 इक्वल टू M2 दोनों बराबर मास की बॉडी हैं, तो एक U1 से M मास की बॉडी मतलब दोनों का मास क्या हो जाएगा, M के बराबर मान लेते हैं, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M। तो M मास की बॉडी U1 से मूव कर रही है, दूसरे M मास की बॉडी U2 से मूव कर रही है। कोलिजन के बाद में कोलाइड करने के बाद M मास की बॉडी B1 से मूव करने लगेगी और दूसरे M मास की बॉडी B2 से मूव करने लगेगी। तो यहाँ पर अगर हमें वेलोसिटी B1 निकालनी है तो B1 क्या था, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई टोटल मास M1 प्लस M2। तो यहाँ पे मास तो बराबर है, तो यहाँ पे M माइनस M डिवाइडेड बाई M प्लस M। अब M माइनस M 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2M2 होता है यहाँ पर, तो M2 का भी मास M ही है, तो 2M2 डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू U2। तो यहाँ पर ये 2M हो जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई 2M कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ U2 बचेगा। तो B1 की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, U2 के बराबर। जब बॉडी कैसी हो, इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडी इक्वल मास की हो, मतलब दोनों का मास बराबर हो, तो उस केस में जो B1 वेलोसिटी आ जाएगी दूसरी बॉडी सेकंड बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के कोलिजन के पहले की वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी, मतलब B1 U2 के बराबर हो जाएगी। B1 क्या हो जाएगी, U2 के बराबर हो जाएगी। अब B2 क्या हो जाएगी, B2 U1 के बराबर हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर देखो क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यही तो बचेगा, फिर यही U1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर B2 की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, U1 के बराबर। तो B2 U1 के बराबर और B1 U2 के बराबर। अब सेकंड केस नंबर सेकंड है, मतलब दूसरा केस है कि अगर M2 मतलब जो सेकंड बॉडी थी M2 का मास M1 से बहुत ज़्यादा हो, मच ग्रेटर देन M1, और क्या हो, जो U2 मतलब जो बड़ा वाला बॉडी है, M2 बड़ी है तो बड़ी की बॉडी मतलब वेलोसिटी क्या होगी U2, तो U2 क्या रेस्ट में हो, बड़ी बॉडी रेस्ट में हो और उसका M1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मास हो, तो उस केस में क्या होगा, अब दोनों बॉडी ये मूव कर रही है M1 और दूसरी बड़ी बॉडी M2 है वो रेस्ट में है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, उनकी वेलोसिटी की बात करते हैं। तो B1 क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई टोटल मास M1 माइनस M2 इंटू U1। अब प्लस इधर क्या था 2, यहाँ पे B1 निकाले मतलब 2M2 डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू U2। अब U2 0 है तो पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये हो गया 0। अब यहाँ पर इसका मास ज़्यादा है 2 बॉडी का, तो M1 माइनस M2 करोगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी। भाई M1 छोटा है M2 बड़ा है, तो बड़े छोटे में से बड़ा को घटाओगे तो वैल्यू सब्सट्रैक्ट करोगे, वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। तो यहाँ पर वो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, नीचे टोटल मास है तो ये वैल्यू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो भी आएगा वो इतना आएगा M1 M2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू U1। तो यहाँ पर जब क्या होगा, B1 की वेलोसिटी निगेटिव ऑफ U1, अब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है फर्स्ट बॉडी की, बस क्या होगा, जब छोटी बॉडी बड़ी बॉडी से टकराएगी तो वो क्या हो जाएगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, बस 180 डिग्री राउंड करके वापस मूव करने लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जो उसका डायरेक्शन पहले अगर ऐसे था टकराने के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो जो B1 की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, माइनस, बस जो अगर उसकी मान लो B1 U1 था इनिशियल छोटी बॉडी की बॉडी 10 मीटर पर सेकंड थी, तो बाद में क्या हो जाएगी, माइनस 10 मीटर पर सेकंड। सिर्फ साइन चेंज का मतलब डायरेक्शन, साइन क्या बता रहा है कि उसका डायरेक्शन बता रहा है कि डायरेक्शन बदल जाएगा। और अगर B2 की बात करें, B2 क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। जब U2 इनिशियल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की मतलब जो बड़ी बॉडी है उसकी 0 है, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। यहाँ पे 2M1 प्लस M2, तो यहाँ इंटू U1, यहाँ पर क्या होगा, अब यही यहाँ पर होगा, यहाँ पर पूरी बॉडी ये इतना बचेगा मतलब U1। तो यहाँ पर दो बड़ी वाली बॉडी क्या होगी, रेस्ट में ही रहेगी। जब कोई भी बड़ी बॉडी है, मान लो कोई ऐसी बॉडी है रेस्ट मतलब लार्ज बॉडी है, उससे कोई छोटी बॉडी टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, लेकिन छोटी वाली बॉडी क्या करेगी, टकरा के अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, 180 डिग्री घूमकर वापस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो बस जो सेकंड बॉडी है वो पहले भी रेस्ट में थी, अब भी रेस्ट में होगी, कोलिजन के बाद में भी और पहले भी। अब तीसरा केस ये है कि अब मतलब M1 बॉडी मच ग्रेटर देन M2,
मतलब जो पहले वाली बॉडी m1 का मास m2 से ज़्यादा है, और अब क्या है जो u2 मतलब छोटी बॉडी, ऐसे याद रखो छोटी बॉडी क्या है रेस्ट में, पहले बड़ी बॉडी रेस्ट में थी, अब छोटी बॉडी रेस्ट में है और बड़ी बॉडी मूव कर रही है। तो ये बड़ी बॉडी m1 है, u1 से मूव कर रही है, छोटी बॉडी m2 है जो कि रेस्ट में है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि छोटी बॉडी से टकराएगी तो उसका क्या हाल होगा। तो क्या हाल होगा आगे देखते हैं क्या हाल होगा। टकराने के बाद क्या होगा, जो v1 वेलोसिटी आएगी भाई m1 माइनस m2, बड़ी बॉडी माइनस छोटी बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू u1, मतलब बड़ी बॉडी की वेलोसिटी। अब प्लस छोटी बॉडी क्या यहाँ पे आएगा 2m1 m1 मतलब 2m2 m1 नहीं सॉरी m2, और m2 मतलब ये क्या रेस्ट में है तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, इतना ही बचेगा। तो यहाँ से जो भी आएगा वो आएगा कितना m1, मतलब जो छोटी बड़ी बॉडी की वेलोसिटी थी u1 वो किसके बराबर हो जाएगी, मतलब u1 के बराबर हो जाएगी। क्योंकि कोई भी आप इमेजिन करो कोई बड़ी बॉडी है, अब वो किसी छोटी बॉडी से टकरा रही तो उसकी जो वेलोसिटी थी उस पर कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो वो किसी छोटी बॉडी से टकराकर भी तब भी उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब छोटी बॉडी का क्या हाल होगा, क्योंकि उसका v1 कितनी आ गई u1 के बराबर, मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हुई। जो बड़ी बॉडी थी छोटी बॉडी से टकरानी तो उसकी कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, जिससे मूव कर रही थी 1 से मूव कर रही तो 1 से मूव करेगी, 2 से मूव कर रही थी तो 2 से ही मूव करेगी। लेकिन छोटी बॉडी जिससे टकराई है उसका क्या हाल होगा, v2 निकालेंगे तो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यहाँ पे u2 आता है, u2 मतलब छोटी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है u2, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू u1। तो यहाँ पर क्या होगा, जो m1 2m1 डिवाइडेड बाय m2 आ जाएगा, क्योंकि मास कंपैरिजन में भाई बड़ी बॉडी का स्मॉल मास होगा, वो बहुत छोटी होगी तो वो नेग्लिजिबल मास की होगी, इसलिए 2m1 डिवाइडेड बाय m1, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा इनटू u1। तो यहाँ से 2u1 के बराबर आ जाएगी। मतलब जो बड़ी बॉडी की वेलोसिटी थी जब छोटी बॉडी से टकराएगी, छोटी बॉडी क्या थी रेस्ट में थी, अब रेस्ट में थी, जब बड़ी बॉडी छोटी से टकराएगी तो बड़ी बॉडी की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। 10 से मूव कर रही थी तो 10 से मूव करेगी, लेकिन छोटी वेलोसिटी की बड़ी बॉडी से डबल वेलोसिटी हो जाएगी। बड़ी अगर 10 से मूव कर रही थी तो छोटी बड़ी टकराएगी छोटी से, तो छोटी कितने से मूव करने लगेगी 20 से, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी डबल, तो डबल वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। बस यही है इसका कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब ई, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अब अभी तक क्या था, कॉलिजन था इनइलास्टिक, सॉरी इलास्टिक कॉलिजन। अब इलास्टिक कॉलिजन में ई की वैल्यू 1 होती है, लेकिन जब कॉलिजन इलास्टिक ना हो और अगर कॉलिजन इनइलास्टिक हो तो वहां पर ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है। लेकिन अब कंडीशन ऐसी आ गई, ना तो कोई कॉलिजन ऐसा है, ना तो परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो उस केस में ई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमको, ई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो अभी पहले कैलकुलेट किए थे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या था, b2 माइनस b1, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था, मतलब सेपरेशन टकराने के बाद, सेपरेट होने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी, b2 माइनस b1, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब टकराने से पहले की वेलोसिटी u1 माइनस u2 था। तो यहाँ से इलास्टिक कॉलिजन में ई की वैल्यू 1 होती है। अब ये ई की वैल्यू 1 आ जाएगी जब कॉलिजन कैसा हो, इलास्टिक हो। तो ई इक्वल टू b2 माइनस b1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन 1 कब जब आएगी, जब कॉलिजन इलास्टिक हो। आइडियल इलास्टिक कॉलिजन है उस केस में ई की वैल्यू आ जाएगी 1, लेकिन अगर कॉलिजन इनइलास्टिक है तो वहां पर क्या आ जाएगी 0, तो वहां पर ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब ऐसा इनइलास्टिक कॉलिजन क्या, कोई मान लो बुलेट है, बुलेट किसी ब्लॉक से स्ट्राइक कर रहा है, ब्लॉक रेस्ट में है, ब्लॉक स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, बुलेट और इसमें धंस जाएगा, मतलब बुलेट, तो जो ब्लॉक है और बुलेट एक सेम कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, चिपक जाएगा। इस टाइप के कॉलिजन को क्या कहा जाता है, इलास्टिक इनइलास्टिक कॉलिजन, मतलब बॉडी और जो मतलब रेस्ट वाली बॉडी है और जो स्मॉल बॉडी है वो एक साथ मूव करने लगे, स्टिक हो गए एक दूसरे को। तो उस केस में क्या होगा, इसकी इनिशियल 0 थी, b2 माइनस b1, तो b2 भाई इसकी अगर यू थी, ठीक है, b2 माइनस b1 मतलब कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी, बाद की का क्या हो गई कॉमन वेलोसिटी, b2 माइनस b1 दोनों की b हो गई, तो ये तो b माइनस b 0 हो गया, और u माइनस 0, ये तो बड़ी बॉडी रेस्ट में थी, u1 माइनस u2, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 इन इलास्टिक कॉलिजन में, ई की वैल्यू इसीलिए 0 आ जाती है, और इलास्टिक कॉलिजन वही 1 हो जाएगी, इन इलास्टिक में 0 होती है। अब कॉलिजन ऐसा है जो ना तो परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक है, उस केस में क्या होगा। तो पहले तो एक केस बात कर लेते हैं कि जो इलास्टिक कॉलिजन अगर 2 डायमेंशन में हो रहा है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन कैसा हो रहा है 2D में, 2 डायमेंशन हो रहा, तो उसमें क्या है, मान लो m1 बॉडी है u1 से मूव कर रही है, m2 बॉडी u2 से मूव कर रही है। आफ्टर कॉलिजन के बाद में, अब उसने कॉलिजन के बाद जो m1 बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाती हुई b1 वेलोसिटी से मूव करने लगी आफ्टर कॉलिजन, और जो m2 बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बनाते हुए b2 वेलोसिटी से मूव करने लगी है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कॉलिजन इलास्टिक है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों का अलग अलग मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू एक्स डायरेक्शन का फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। यहाँ से फाइनल क्या हो जाएगा, अब इसका हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट लेंगे, m1 मास है और इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा इधर cos अल्फा, तो ये आ जाएगा b1 cos अल्फा। इस वाली बॉडी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा b1 cos अल्फा, तो ये आ गया m1 b1 cos अल्फा, प्लस इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा m2 मास m2 है, और b2 इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा b2 cos बीटा। तो इसकी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे एक्स डायरेक्शन की। उसके बाद इसी तरीके से वाई डायरेक्शन का भी मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, इनिशियल मोमेंटम इन वाई इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन वाई। तो इसमें क्या है, इनिशियल 0 है,
भाई कॉलिजन कैसा है, बाई डायरेक्शन में इनिशियली तो मोशन हो ही नहीं रहा था। यहाँ पर अभी तो अगर हम देखते हैं एक डायग्राम देखो, डायग्राम से पहले मोमेंटम क्या हो रहा था, कोलिजन से पहले सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही थी, बाई में कोई भी मोमेंट मतलब मोशन नहीं हो रहा था, वेलोसिटी बाई में नहीं, सिर्फ मोशन किस में हो रहा था, एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर बाई डायरेक्शन का इनिशियल क्या है, 0 है, लेकिन बाद में फाइनल क्या हो गया, बाई डायरेक्शन में भी भाई कंपोनेंट लोगे, अब इनका एक कंपोनेंट बाई में भी जाएगा, तो बाई वाला कंपोनेंट क्या जाएगा, इसका b1 साइन अल्फा और इसका जाएगा b2 साइन बीटा। ये डाउनवर्ड आएगा, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये अपवर्ड जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा। भाई इसका कंपोनेंट यहाँ ले लो, इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, b2 साइन बीटा, और इसका ये जाएगा b1 साइन अल्फा। तो इनका डायरेक्शन क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका ये तो इनिशियल 0 हो गया, बाई में इनिशियल था नहीं, तो बाद में m1 b1 मतलब b1 साइन अल्फा, अपवर्ड वाले को हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं माइनस, और डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव मान लिया, तो एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन है, तो m2 b2 साइन बीटा हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा, मतलब m1 b1 साइन अल्फा इक्वल टू m2 b2 साइन अल्फा। तो यहाँ से बाई डायरेक्शन का कंपोनेंट निकालेंगे, मतलब बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल लेंगे, मास दे रखा होगा, एंगल दिया होगा, तो बाई की b1 b2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कॉलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, मतलब हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 b1, मतलब उसका कंपोनेंट लोगे जब, प्लस हाफ m2 b1 का कंपोनेंट b2 का कंपोनेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड की, आगे बात करते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। कॉलिजन कैसा है, इन इलास्टिक है। तो इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि दोनों बॉडी टकराने के बाद एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगती हैं, बोथ बॉडी मूव्स टुगेदर विद कॉमन वेलोसिटी। अब कॉलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, जब तक किसी भी सिस्टम पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, चाहे वो कैसा भी सिस्टम हो, वहां पर बस एक ही कॉन्सेप्ट लगा देना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना दिया हो तो, चाहे वो कैसा भी लीनियर हो, एंगुलर हो, कहीं भी अगर आपको कॉन्सेप्ट, जब अगर कोई भी बॉडी है तो उसमें ऐसी कुछ कंडीशन दी है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है, तो उसको सीधे सॉल्व करो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। अब कॉलिजन इलास्टिक है, मोमेंटम तो कंजर्व यहाँ भी रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है ड्यूरिंग कॉलिजन। तो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मोर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। मोमेंटम का ग्राफ सेम आएगा, मतलब वही जो इलास्टिक के लिए आया है वही इन इलास्टिक के लिए आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, मतलब इनिशियल ज़्यादा होगी, फाइनल से कम। अब बात करते हैं यहाँ पर इनकी वेलोसिटी की बात। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी जो भी आएगी एक ही आएगी, कॉमन, मतलब b। तो m1 u1 से मूव कर रहा था, m2 u2 से मूव कर रहा था। अब कोलिजन करने के बाद में दोनों क्या होंगे, एक कॉमन वेलोसिटी में, मतलब m1 प्लस m2 एक कॉमन वेलोसिटी b वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मोमेंटम को कर देंगे कंजर्व। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के बराबर, इनिशियल m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू, अब बाद में फाइनल क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू b। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लोगे, निकल के आएगी b इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई की वैल्यू कैसे निकालती हैं। इसके बाद वही इलास्टिक कॉलिजन अगर है तो ई की वैल्यू 1 होगी, वो तो पहले भी बात कर चुके हैं, और इन इलास्टिक है तो 0 होगी। ई की वैल्यू क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ से वैल्यू वही फॉर्मूला आ जाएगा, m1 मान लो m1 u1 से m2 b2 से u2 से मूव कर रही है, तो बाद में क्या हो जाएगी, कॉमन वेलोसिटी। अगर कॉलिजन कैसा है, इन इलास्टिक है, तो ई की वैल्यू v2 माइनस, अगर ऐसा कॉलिजन है, मतलब ये तो कंडीशन है कि अगर e2 मतलब कॉलिजन इन इलास्टिक है तो ई की वैल्यू 0 होगी, और कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो ई की वैल्यू 1 होगी। लेकिन अब कंडीशन ऐसी आगे, कॉलिजन कैसा है, ना तो परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही इलास्टिक है, तो वहाँ पर अगर हमें ई की वैल्यू कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए क्या होगा, b2 माइनस v1 कर देना है डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब बात करते हैं आगे,